नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार जेनेक्स एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले कल जो सीडीपीओ का रिजल्ट आया उसमें जितने भी छात्र छात्राएं सफल हुए उनको बहुत ही हार्दिक बधाई कि आप लोगों ने बहुत कम रिजल्ट में अपने मेहनत के बदौलत ये अचीव किया है। तो सबसे पहले ये आपके लिए एक अवसर भी है और चैलेंजिंग भी है। अवसर इसलिए कि आपको 800 में 300 से 400 सीरियस कैंडिडेट होंगे मेंस के, जो कि मेंस देंगे। सीट हालांकि कम ही है, 55 ही है, लेकिन उस हिसाब से कैंडिडेट भी आपको कम ही मिलेंगे, 883 है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। चैलेंजिंग इसलिए कि बीपीएससी आखिर बहुत बार आंख मिचौली करते हुए अभी एट रैंडम, मतलब अभी जो लग रहा है कि 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। तो दोनों चीज को मेंटेन करना, प्री को भी लेके चलना और मेंस को भी लेके चलना, ये आपके लिए चैलेंजिंग है। क्योंकि अभी तक जो पेपर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से पता चला है तो सीडीपीओ का मेंस नवंबर में लेने की तैयारी की जा रही है। तो इतना कम दिन में 45 से 55 दिन में आपको तैयार होना है सीडीपीओ मेंस के लिए। तो एक तरह से मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर के अराउंड, नवंबर अभी सब बोल रहे हैं लेकिन नवंबर लास्ट भी जा सकता है, दिसंबर फर्स्ट भी जा सकता है। कुल मिलाकर मोटा मोटी आपके पास 2 महीने का अराउंड समय है और उसमें आपको बीपीएससी का प्री भी देना है और जो है मेंस के लिए तैयारी भी करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप क्वालिफाई किए हैं, आपका प्री अच्छा होगा तभी आप इतने कम रिजल्ट में ले आए हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि 67वीं में आप उन्हीं चीजों को दोबारा करिए, उस नोट्स को, उस करंट के बुक को, या फिर जिस तरह से आपने तैयारी की थी उसको दोबारा कंटिन्यू करिए और आपका 67वीं का बेहतर परिणाम आएगा। तो अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सीडीपीओ का रिजल्ट आया है उसके बाद जो स्थिति है, तो हम अभी सीडीपीओ का जो जीएस का पेपर है उस संदर्भ में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो लोग पहली बार दे रहे होंगे उनको बता दे रहे हैं कि टोटल 900 का रिटेन होता है। ठीक है, टोटल जो है 900 नंबर का रिटेन होता है एग्जाम। उसमें 900 का अंक का होता है टोटल एग्जाम। ठीक है, जो आपका मेंस होगा वो 900 अंक का होगा और 900 अंक में आपको जो है एक होगा जीएस फर्स्ट पेपर, ठीक है, और दूसरा जो है वो होगा जीएस सेकेंड पेपर और तीसरा ऑप्शनल। ठीक है, कि आपको ऑप्शनल एक पेपर लेना होगा और यहाँ जो है 4 ऑप्शनल है। ठीक है, जिसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसके बाद एलएसडब्ल्यू और होम साइंस है। तो 4 ऑप्शनल में से आपको एक ऑप्शनल लेना है। यहाँ जीएस फर्स्ट है, जीएस सेकेंड है, सब जो है 300 अंक का है। तो इस तरह से आपका टोटल जो एग्जाम होगा वो 900 अंकों का होगा। ठीक है, तो जीएस के संदर्भ में कुछ रणनीति, कुछ बुक का चर्चा, कुछ जो है किस तरह से आप इतना कम दिन में पढ़े, एक स्ट्रेटेजिकल प्लान लेके हम आए हैं। तो आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 6 पार्ट में जीएस का पूरा सिलेबस बटा हुआ है, प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 1 में। ठीक है, तो 6 पार्ट में बटा हुआ है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो पेपर 1 का पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन कल्चर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है सेक्शन वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम। उसके बाद तीसरा सेक्शन सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन एवं चित्रण, जिसको हम शॉर्ट में डीआई बोलते हैं। तो एक एक करके पहले हम इन तीनों चीजों पर गौर करते हैं और कैसे, किस स्ट्रेटेजी के साथ हम इसको इतने कम समय में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति। तो कल्चर और आधुनिक इतिहास तो आप सबको पता होगा, जैसे कि आप लोग प्री पास करके आए हैं तो इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में जरूर अध्ययन आपने किया होगा। तो यहाँ जो है आप देखिएगा बिहार के सिलेबस में
जो है मॉडर्न इंडिया का 15-20 टॉपिक है, उसी से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कला से निश्चित रूप से रहता है, चाहे वो पाल कला रहे, मौर्य कला रहे, या फिर जो है मधुबनी पेंटिंग रहे, ठीक है। उसके बाद एक जो होता है विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, जनजातीय विद्रोह से होता है। एक थिंकर के बारे में पूछा जाता है, नेहरू, टैगोर, गांधी, ठीक है। तो इन सब चीजों से एक एक प्रश्न रहता है। उसके अलावा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, खासकर 1857 के बाद, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, खासकर गांधीवादी आंदोलन से, उसमें से भी 1942 में बिहार के संदर्भ में, आजाद दस्ता वगैरह से, तो वहां आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस संदर्भ में हमारा चैनल पर ही हिस्ट्री का विस्तृत जो है सिलेबस डिस्कशन और स्ट्रेटेजी प्लान जो है उपलब्ध है, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ आप 15-20 टॉपिक जो है उसमें से 10 टॉपिक आप चयन कीजिए और उसको अच्छे से आप तैयार कीजिए, जो कि 66वीं का क्वेश्चन देख के, 65वीं का क्वेश्चन देख के आप तैयार कर सकते हैं। और जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा बीपीएससी प्री के बाद, हम भी इस संदर्भ में बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और कुछ मॉडर्न आंसर भी आप लोग के सामने रखेंगे। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ठीक है। तो ये चीज हम आपके सामने रखेंगे। तो आप क्या करिए, हर चीज का ना एक एक टॉपिक का जो है पॉइंटेड नोट्स बनाइए। जैसे अगर 1857 पे हम लोग देख रहे हैं, तो एक बुक से पढ़ने के बजाय या कहीं और से जो आप थ्रोली रीडिंग मार रहे हैं, तो उससे अच्छा होगा कि आप अपना एक नोट्स बनाइए, जिसमें 1857 के क्या कारण है, 5-7 कारण लिखिए, 1857 का परिणाम क्या हुआ वो लिखिए, बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, देश पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको जो है पॉइंटेड और शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, ताकि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। दूसरा चीज, हिस्ट्री में एक फायदा होता है, यहाँ 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 3 का आंसर लिखना होता है, कि मतलब आपके पास प्रश्न को छोड़ने का काफी अवसर है। तो आप अगर 10-12 प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप आराम से हिस्ट्री वाला सेक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है एक चैलेंजिंग होता है कि जो सबका बेहतर होता है वो उसमें आप कैसे दिखाए। तो ज्यादा से ज्यादा ग्राफ का पॉइंटेड फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए लिमिटेड टाइम में लिखे। ये नहीं कि हिस्ट्री बहुत ज्यादा आता है तो इसको हम बहुत ज्यादा लिखे, क्योंकि 3 घंटा में ही आपको पूरा पेपर करना है, तो ऑन एन एवरेज 1 घंटा आपको हर सेक्शन पे देना पड़ेगा। तो हिस्ट्री का टॉपिक लिख के, और अगर आप लोगों को नहीं टॉपिक पता है तो पिछले वीडियो में जाके देखिए, मेंस वाले में AAO एग्जाम के बाद मैंने डिस्कस किया था, वहां हिस्ट्री का सारा जो सिलेबस है वो हमने डिस्कस कराया है। तो उसके माध्यम से आप हिस्ट्री का हैंड रिटेन नोट बनाइए, खासकर पॉइंटेड फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में, और एक सिनॉप्सिस टाइप का, ताकि आपको लास्ट टाइम में याद करने में काफी आसानी हो। और ज्यादा से ज्यादा राइटिंग स्किल करिए। जैसे कि आप अभी फ्री है तो आप क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन पर डे जरूर लिखिए, ताकि आपकी लेखन शैली में सुधार हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम। यहाँ 5 प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल, जिसमें से 3 प्रश्न लिखना होता है, ठीक है। तो अभी देखिए आपके पास क्या है कि आप 65वीं और 66वीं का क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ 2 ट्रेंड निकल कर सामने आया है कि 65वीं में सतत विकास लक्ष्य का जो मानव विकास सूचकांक है उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा था। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि मानव विकास सूचकांक कितने आयामों पर है, उसका क्या फायदा है, उसको कब जारी किया गया था, और 66वीं जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट से रिलेटेड सवाल पूछा है। तो आपको ये समझना होगा कि इस पार्ट में रिपोर्ट से सवाल टच कर रहा है, तो यानी जितने भी रिपोर्ट हैं आने वाले वर्षों में लैंगिक अंतराल से जरूर पूछेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जरूर पूछेगा, जलवायु परिवर्तन सूचकांक से जरूर पूछेगा। तो इस तरह के 6-7 सूचकांक को आप कम से कम पॉइंटेड फॉर्म में, कि सूचकांक शुरू कब हुआ, सूचकांक कितने आयामों पे जारी किया जाता है, सूचकांक के संदर्भ में कौन सी संस्था जिम्मेवार है,
सूचकांक में विश्व में प्रथम देश कौन है तो क्यों है, भारत की स्थिति क्या है, एशियाई देशों की स्थिति क्या है, इस संदर्भ में भारत की तैयारी क्या है। तो ये एक पक्ष होता है कि आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। दूसरा चीज की ब्रिक्स के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है, तो आने वाले वर्षों में I2U2 जो अभी बना है, इंडिया, अमेरिका, इजराइल और यूएई का गठबंधन, वो उसके संदर्भ में जानकारी रखना है, क्वाड के संदर्भ में रखना है। उसके अलावा जो संघाई सहयोग संगठन है उसकी अभी लगातार बैठक हुई है। तो पिछले एक साल का जो भी महत्वपूर्ण बैठक हुआ है, 8-10 ही होता है, उस संदर्भ में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप A4 साइज पेपर पे एकत्र कीजिए और इस सेक्शन के माध्यम से आप सोचिए कि आप एकत्र करके आप अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो I2U2 आप, उसके बाद क्वाड हो गया, उसके बाद ब्रिक्स है, संघाई शिखर सहयोग संगठन है, UNO हो गया, WHO से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आप देखेंगे 65वीं और 66वीं में रिपीटेड रूप से बिहार और भारत के संदर्भ में कोविड से प्रश्न पूछे गए थे। कोविड से प्रश्न पूछने का मतलब है कि जो भी चीज चर्चा में रहेगा उससे यहाँ सवाल बनेगा। यहाँ जो है आपको कोई भी करंट वाला टॉपिक होगा उसमें आपको 2-3 चीजों को ध्यान देना होगा। जैसे मानिए कि अगर कोई भी घटना होती है, जैसे अभी स्वास्थ्य के संदर्भ में काम किया जा रहा है, अभी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया गया है, तो उसके आपसे पूछ सकता है उसके क्या लाभ है, उसने भारत को कैसे लाभान्वित किया, या विश्व के क्षेत्र में या भारत में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को किस प्रकार से बेहतर किया। तो जन आरोग्य योजना का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानवीय पक्ष अगर बोलेगा तो जन आरोग्य योजना का जो है हम लोग उसका एक मोटा मोटी सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये योजना कब शुरू हुई। तो 1 फरवरी 2018 को जन आरोग्य योजना शुरू हुई, जिसमें गरीब परिवार को जो है 5 लाख का चिकित्सा बीमा देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद इस योजना का सामाजिक लाभ क्या है कि मतलब किस तरह से ये सामाजिक हो जाएगा, आर्थिक लाभ क्या हो जाएगा, ठीक है, राजनीतिक लाभ क्या हो जाएगा। तो इस तरह से आप जब मेंस की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपको इन सब चीजों पे सोचने की समझ होनी चाहिए कि कोई भी घटना होती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, चाहे वो योजना हो, चाहे वो बैठक हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, उसके कई पक्ष होते हैं। तो आपको एज ए स्टूडेंट 3-4 पक्षों पर बहुत गौर करना होगा। जैसे देखिए कि अगर कोई भी होगा कि सामाजिक पक्ष ये हो जाएगा कि समाज में जो है बीमारियां कम होगी, सिक्योरिटी आएगा, सोशल सिक्योरिटी आएगा, लोगों का क्या होगा कि जो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ये सब कम होगा, क्योंकि सरकार जो है आकस्मिक जो चिकित्सीय खर्च है वो उसको उठाने के लिए बीमा करवा रही है। आर्थिक रूप से क्या होगा कि लोग सबल होगा, क्योंकि अगर कभी आवश्यक रूप से किसी गरीब परिवार, छोटे लोगों को जिनको की पैसे की जरूरत है या उतना वो नहीं उपाय कर सकते, उनको कर्ज लेना पड़ता है, तो कर्ज के बदले ये बीमा के माध्यम से इलाज कराएंगे। राजनीति क्या होगा कि जो हम लोग एक सोशल जस्टिस की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, तो उन सब चीजों का क्या होगा कि जन विश्वास बढ़ेगा। और एक तरह से जो आजादी के बाद या आजादी के दौरान हमारे देश के नीति निर्माताओं ने जो सपना देखा था कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है सर्वांगीण विकास किया जाएगा, उस सपना को कहीं ना कहीं बल मिलेगा और भारत जो है एक ऐसी आबादी के साथ रहेगा जो रोग मुक्त हो, जो रोजगार वगैरह करे, जो गरीबी मुक्त हो। तो इसी तरह से इसके कई पहलू होते हैं, तो आप किसी भी पहलू को जानिए, समझिए और किसी भी चीज के 3-4 पहलू, उसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं, व्यक्ति पर क्या हो सकता है, तो इस तरह से आप किसी भी पक्ष को करंट में देख सकते हैं और एक ही डाटा को आप कई जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर भारत का साक्षरता है तो आपको अगर बिहार का साक्षरता, भारत का साक्षरता दर पता है तो उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज में भी यूज कर सकते हैं। अगर चैलेंजेस पूछेगा तो उसमें यूज करेंगे, बिहार के बेरोजगारी में यूज कर सकते हैं। अगर किसान, गरीबी ये सब से पूछेगा तो उसमें भी हम बोल सकते हैं कि अशिक्षा के कारण जो है
यहाँ पे खेती किसानी में नए प्रयोग करने से डरते हैं, लोगों को नहीं पता होता है। और अशिक्षा जो है गरीबी का कारण हो सकता है, बेरोजगारी का कारण हो सकता है, या अन्य प्रभाव जो है हम बता सकते हैं कि अगर अशिक्षा हुआ तो कहीं ना कहीं जो ये जनसंख्या है वो एक सरप्लस और देश में विकास में साधक होने के बदला बाधक हो सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी चीज को आप ज्यादा से ज्यादा लेकर चलिए, सोचिए, समझिए और उसके प्रभाव का आकलन करिए, क्योंकि सेकंड पेपर का जो ट्रेंड रहा है पिछले 2-3 बार से, वो अगर आपको कोई कहता है कि हम लिख के दे देंगे, करके दे देंगे और आप जाइएगा कर लीजिएगा, तो ये वही होगा कि अगर नहीं वहां मिला तो आप बस बेंच पे समय बिताइएगा। और वही अगर आप अभी से अपना दिमाग चलाते हैं तो वहां निश्चित रूप से आपका पेन चलेगा, क्योंकि अगर आप मेंस की सीरियसली तैयारी करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का पता रहेगा। और अगर कोई अननोन क्वेश्चन भी आ गया तो आप उसको लिखने में सक्षम होंगे, क्योंकि आपको खेलना आता है किसी भी चीज से कि कितने पक्ष हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो इस सब चीज पर ध्यान दीजिए। और ये जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मेन चीज होते हैं मैं जरूर लेके आऊंगा। उस टॉपिक को, महत्वपूर्ण टॉपिक का एक सीरीज मैं दिखा दूंगा कि आप लोग इस सब टॉपिक को तैयार करें, और उसमें 1-2 टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा भी पर्सनली, ठीक है। उसके बाद जो डीआई है, तो डीआई के लिए जो होता है, एक कहावत है कि जितना आप अभ्यास करिए उतना आप अभ्यस्त होइएगा। तो डीआई के लिए एक ही चीज है कि आप किसी भी अच्छे बुक से अभ्यास कीजिए, प्रीवियस ईयर बनाइए और पर डे बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका अभ्यास से जो क्या होगा कि आप सिद्धहस्त हो जाइएगा और धीरे धीरे जो है डीआई में आपका जो है परफॉर्मेंस सुधरने लगेगा। ये अभ्यास ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है बना रहे हैं, एक डीआई बनाने में आप 2 घंटा 1 घंटा लगा दिए। अगर वहां 30 मिनट लगता है तो कोशिश कीजिए कि एक डीआई को हम 20 मिनट 25 मिनट या अपने कैपेसिटी के अनुसार बनाए, लेकिन वो कैपेसिटी कभी भी 30 मिनट से एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि विदिन होना चाहिए, ताकि आपका पेपर सही समय पर समाप्त हो जाए। तो ये डीआई के 4 प्रश्न होते हैं, तो यहाँ भी आप 2 चुन सकते हैं और इधर 5 में 3 और यहाँ 6 में 3। तो इस तरह से फर्स्ट पेपर के संदर्भ में आप तैयारी कर सकते हैं इसके द्वारा। इस और सेकेंड पेपर का मैं बताना भूल गया था कि आप इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र और ये क्रॉनिकल, दृष्टि, इन सब में से किसी भी 2 बुक का चयन कीजिए और उसका जो एडिटोरियल दिया हुआ रहता है उसको बार बार पढ़िए, जो लगे रिलीवेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खासकर जो सम्मेलन है, पर्यावरणीय प्रभाव है, उसके बाद जो महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे पीएम गति शक्ति योजना, उन सब चीजों को इससे पढ़िए और उस संदर्भ में शॉर्ट नोट बनाइए। उसके बाद भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी जो होता है, ये हमको, मेरा पर्सनली मानना है कि यहाँ सबसे ज्यादा अवसर भी होता है और सबसे ज्यादा चैलेंज भी होता है कि आप इंडियन पॉलिटी में, जहाँ हिस्ट्री में 6 प्रश्न पूछे जाते थे तो वहां आपको 3 का जवाब देना रहता था, और यहाँ जो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें 3 का जवाब आपको देना पड़ता है। तो वहां आप 50% चूज करने का कैपेसिटी था, 2 में 1, और यहाँ जो है आप मात्र 4 प्रश्न में 3 प्रश्न को ही मतलब लिखना है, 4 में ही 3 को लिखना है। तो उसके लिए आपके पास छोड़ने का कम एबिलिटी रहेगा कि आप कम छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन हो उसका अभ्यास करिए। देखिए कोई भी एक प्रीवियस ईयर सॉल्व जो है स्पर्धा की या कोई और भी आती है तो आप उसको लेके प्रश्नों को बार बार पढ़िए। उस संदर्भ में कोई भी एक अच्छा बुक, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, या जो है कोई भी, मतलब आप लक्ष्मीकांत प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी का भी बेस बना सकते हैं, और टॉपिक वाइज जो है इसको करिए। 8-10 टॉपिक है, जैसे प्रियम्बल हो गया, उसके बाद जो है यहाँ मूल अधिकार हो गया, राष्ट्रपति राज्यपाल के संदर्भ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसको समझिए। उसके बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का क्या कार्य है, कैसे कार्य करता है, विधानसभा, विधान परिषद, तो इन सब चीजों में। और इस पे मैं एक विस्तृत वीडियो इस सेक्शन पे सिलेबस का अगले कुछ दिनों में मैं आपको जरूर अवेलेबल करवाऊंगा। तो यहाँ से आप राज व्यवस्था में भी आप वही कीजिए कि टॉपिक वाइज सिनॉप्सिस और नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर देखिए, समझने का कोशिश कीजिए कि किस तरह से। और यहाँ चैलेंजिंग होता है कि कई बार आपके पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन आपको लिमिटेड वे में 350 से 400 शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद
दो टॉपिक मैं एक साथ लेके चल रहा हूं कि यहाँ जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ठीक है, और उसके बाद भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका एवं प्रभाव, द रोल एंड द इम्पैक्ट ऑफ साइंस टेक इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों सेक्शन देखने में अगर आप किसी से भी पूछिए जिन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया है कि एग्जाम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, या जो रनिंग नहीं है, तो वो बताएंगे कि आप पढ़िए, भूगोल में ये पढ़ लीजिए, अर्थव्यवस्था में ये पढ़ लीजिए, साइंस टेक में ये पढ़ लीजिए। ये बेसिकली अगर आप प्रैक्टिकली देखने जाइएगा तो ये एक करंट का ही पार्ट है। जैसे अभी इसमें मिशन शक्ति पूछ दिया था कि मिशन शक्ति क्या होता है, तो मिशन शक्ति जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी भारत के द्वारा किया गया था जो प्रयास, वो मिशन शक्ति उससे रिलेटेड था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था बिहार में 56वीं से 59वीं के बीच कि जो साइंस टेक की क्या भूमिका हो सकती है बिहार के विकास में। तो सोचिए कि ये अप्लाइड क्वेश्चन है कि आपको देखना है किस तरह से विकास कर सकता है। तो सबसे पहले साइंस टेक में किस किस क्षेत्र में विकास कर सकता है, तो आप उसके लिए क्या करिएगा कि फिर से आप सोचिएगा कि क्या क्या विकास हो सकता है, समाज में क्या विकास कर सकता है, ठीक है, जो है अर्थव्यवस्था में क्या हो सकता है, आर्थिक रूप से किस तरह से हो सकता है, उसके बाद जो है देश में किस तरह से जो है राजनीतिक रूप से किस तरह से होगा, सामाजिक रूप से। तो आप सोचिए कि यहाँ अगर ई शिक्षा लागू किया गया, कंप्यूटर को बढ़ावा दिया गया, तो ये सब किसके माध्यम से किया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद जो जितनी सारी बिहार सरकार की योजनाएं हैं, चाहे अभी कृषि के लिए नया एक बिहान ऐप लाया है, या उसके बाद जो अन्य तरह की जो है योजनाओं को जो है साइंस टेक मतलब कि जो है ऐप के माध्यम से अब उसको उपलब्ध करवाया जाता है, या इसको कहिए कि आर्थिक रूप से जैसे अभी जनधन योजना है या अन्य तरह का योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। तो इस सब में क्या होता है कि साइंस टेक की भूमिका है, राजनीतिक रूप से है, जो आजकल राजनीतिक रूप से प्रचार प्रसार उसके बारे में जानना या और तरह के काम जो है इससे किया जा सकता है। तो आप जो है अपने आप को सीमित नहीं करिए, बल्कि उसको और ज्यादा जो है निखार के लाइए कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो उसी के तरह अर्थव्यवस्था से जो है हमेशा जो है करंट का प्रश्न पूछा जाता है। इन दोनों में जैसे इन्वायरमेंट से पूछ देगा, जैसे 66वीं का एक दो क्वेश्चन अभी हम आपको बता रहे हैं सेकेंड पेपर का, कि देखिए अभी एक क्वेश्चन पूछा था 66वीं में कि वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक मुख्य ध्येय दूसरे ग्रहों की जीवन खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी या इस ध्येय की पूर्ति का विवेचन कीजिए। तो अभी इसका सिंपल सा है कि ये ट्रेडिशनल नहीं बल्कि इसरो की उपलब्धियां, या भारत जो अभी चंद्रयान, मंगलयान या अन्य तरह के जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है उसके संदर्भ में हमको लिखना है। इसी का दूसरा देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास पर के आधार पर दीजिए। तो यहाँ क्या है, ये पूरी तरह अप्लाइड है कि कैसे इसरो, डीआरडीओ या फिर अन्य जो संस्थान है किस तरह से रक्षा क्षेत्र में जो है अपना विकास कर रहे हैं, चाहे वो स्वदेशी टैंक का निर्माण हो, स्वदेशी युद्धपोत का निर्माण हो, या इसरो के द्वारा जो स्वदेशी प्रणालियां की जा रही है, या फिर जो अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, या अन्य तरह के जो सुरक्षा प्रणाली विकसित की जा रही है। तो किस तरह भारत जो है खुद अपना एक सुरक्षा माहौल बना रहा है और एक तरह से साइंस एंड टेक के माध्यम से बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, विगत कई वर्षों से बिहार जो है बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार दुर्घटना के प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका का विशिष्ट उदाहरण दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कोविड से क्वेश्चन पूछा था कि कैसे किया गया है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स में जननांकीय लाभांश से और यूएनडीपी का रिपोर्ट से पूछा है, बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं का मुख्य कारण क्या है, सरकार द्वारा इसको कम करने का
उपाय बताइए। इसी तरह देखिए आर्थिक समीक्षा 19-20 से पूछा था। तो कहने का अर्थ है कि इस दोनों पार्ट से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो जनरली जो है आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल घटनाक्रम जो होता है और जो ये साइंस टेक वाला घटनाक्रम होता है उससे पूछा जाता है। तो जैसा कि अभी हम ये वाला पार्ट करवा चुके हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में, अभी हम ये एग्जाम के टाइम करवाएंगे। अगला वीडियो जो है हम भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में लाएंगे। उसके बाद 10 टॉपिक 12 टॉपिक हम ये सीडीपीओ मेंस के लिए और बीपीएससी का जो तैयार करेगा उनके लिए हम 10-12 टॉपिक इसको बताएंगे कि आप इनको तैयार कीजिए। और कुछ सिनॉप्सिस भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे कि आप किस तरह से इसको और तैयार कर सकते हैं और इसको समृद्ध कर सकते हैं। तो इतना आप लोग अभी मोटा मोटी समझिए और जो है तैयारी को अच्छे से शुरू कीजिए। आप लोगों के पास बहुत बड़ा अवसर है कि आप अपने जिंदगी को साकार कर सकते हैं, माँ बाप के सपने को पूरा कर सकते हैं। इस संदर्भ में अगर कोई भी डाउट हो और अगर किसी पर्टिकुलर सेशन पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमको बोल सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट आप कीजिए, मैं जरूर उस पर कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो बना दूं। और उसके बाद जो अभी समझाया गया है उस चीज को आप फॉलो कीजिएगा। बिहार के जीएस का एक बहुत अच्छा पार्ट है कि इसमें और राज्यों के मुकाबले और पीसीएस और यूपीएससी के मुकाबले काफी कम और लिमिटेड पढ़ना पड़ता है। लेकिन वही है कि वो आप सही दिशा में पढ़िए, सही सिलेबस से पढ़िए और आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर देखिए, करंट को अच्छे से मजबूत कीजिए क्योंकि ये जो 3 सेक्शन है वो फुल्ली करंट से रिलेटेड है। ये 2 सेक्शन आपको पूरी तरह से ट्रेडिशनल है। तो ये सारी चीज आप करते रहिए। उसके बाद और भी अन्य वीडियो के माध्यम से समय समय पर हम आपके बीच आते रहेंगे। फिलहाल जो है हम अगला वीडियो मेंस में जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में लेके आएंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है सीडीपीओ मेंस के लिए आवश्यक है। उसी दौरान हम कुछ कोशिश करेंगे मॉडल आंसर भी आप लोगों को अवेलेबल करवाए। उसके बाद अगर जिनको अभी प्री में जरूरत होगा, जिनका इकोनॉमी का, तो इसी चैनल पे हमारा इकोनॉमी का सीरीज चल रहा है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अभी डबल एओ के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उससे जो भी था उससे बाहर नहीं था। तो आप अगर आपके कोई रिलेटिव हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो तो उसको भी आप रिकमेंड कीजिए। और बाकी हमारा चैनल जो है आप लोगों के साथ हमेशा बना हुआ है। बस आप लोग भी इसी तरह से प्यार से हमारे साथ बने रहिए और हमारे नए चैनल को, नई उम्मीद को, नई सपनों को पूरा करने में आप हमारी मदद कीजिए और हम जो है आपका जरूर साथ देंगे। और हमेशा जो भी जरूरत होगा, जैसा भी हम बीपीएससी मेंस के संदर्भ में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। प्री के संदर्भ में भी जो भी वीडियो चाहिए होगा आप बताइए, हम बना के उसको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और सभी जो भी पास किए एक बार फिर से सबको कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बधाइयां। और ये रिजल्ट जो होता है ये एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि अब आप जो है उस भीड़ से हटने लगे हैं। और जो कुछ लोग, चंद लोग होते हैं जो मेंस देते हैं उसमें आप हैं। तो आप अगर अच्छी तैयारी करिएगा तो आप लंबे टाइम तक मेंस नहीं दीजिएगा बल्कि आप सेलेक्ट हो जाइएगा। तो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए हम जो है हमेशा आपके बीच बेहतर स्ट्रेटजी, बेहतर सुझाव और बेहतर प्लानिंग लाते रहेंगे। बस इसी तरह से आप हमारे वीडियो को भी प्यार देते रहिए और हमें भरोसा जताते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और आप जो है इस चैनल पे जो भी जरूरी हो आप दोबारा हम लोग को बता सकते हैं, हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश किया जाएगा कि LSW का स्ट्रेटजी जो है हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे कल तक अपलोड कर दिया जाए। जय हिंद, थैंक यू।